समझना ये है कि व्हाट नेक्स्ट। अब जिसका तफसीली नोट आ रहा है, जैसे जस्टिस अतहर मनीला का भी आया है और उन्होंने भी जिक्र किया कि ये बात ऐसी थी कि इस पे फुल कोर्ट ही होना चाहिए। हुकूमत ये कहती है, अपोजिशन भी यही कहती है। रेयर मोमेंट जहां हुकूमत और अपोजिशन भी इस बात पे इन एग्रीमेंट है कि फुल कोर्ट ही होना चाहिए था। सलाउद्दीन साहब, अब फुल कोर्ट बन सकता है? कोई चांस है इस चीज़ का? अगर रिव्यू पिटिशन दायर होती है और या सुप्रीम कोर्ट खुद ही इस मामले को रिव्यू जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, वो भी हो सकता है, तो फिर फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा, अभी ये बताइएगा सलाउद्दीन साहब कि इस इख्तिलाफी नोट के बाद या इस नोट में बहुत सी बातें हैं, उसके बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली मॉरल अथॉरिटी पे तो पहले भी मौजूद चीफ जस्टिस की सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या उन पे मज़ीद दबाव होगा कि वो आके अपनी पोजीशन को क्लियर करें? देखिए, इसमें उन्होंने अतहर मनीला साहब का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने काफ़ी खुल के बातें की हैं। लेकिन पहले तो वो कहते हैं कि ये 4-3 का ही फैसला था और ये ना सिर्फ वो मंसूर अली शाह साहब और मंदोखिल साहब के ऑर्डर से की तायद करते हैं, बल्कि कहते हैं यही जब एंटी रूम में डिस्कशन भी हुई थी, क्योंकि आपको याद है वो एक डिस्कशन हुई थी कि 9 जजेस बैठे थे, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे इख्तियार दिया था बेंच फॉर्म करने का, तो उसमें वो कहती हैं कि डिस्कशन भी जो हुई थी वो भी उसका भी यही निचोड़ था कि ये 4-3 का ही फैसला तसव्वुर किया जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कि मैंने तो कभी भी रिक्यूज किया था, ना ही मेरा कोई डिसएसोशिएट बेंच से डिसएसोशिएट होने की कोई रीजन थी। दूसरी बात वो जिसका जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि एक और फैसला हुआ था जिसमें माजी का रेफरेंस देते हैं, जो भुट्टो साहब की ट्रायल थी, उसमें 4-3 का फैसला आया था जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। उसका कहते हैं कि उस केस में भी एक दरखास्त दी गई कि चीफ जस्टिस साहब को इसमें बेंच की फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए और उनको रिक्यूज करना चाहिए, और उस मौके पे भी चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर यही आया था कि ये मुकम्मल इख्तियार जो है ये बेंच फॉर्मेशन का ये चीफ जस्टिस के हाथ में है और कोई उससे ये इख्तियार छीन नहीं सकता। कहते हैं उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के मेंबर ने ही इस बात का फिर पब्लिकली एडमिट किया कि वो बेंच जो थी वो पॉलिटिकली मैनेज हुई थी। तो ये काफी अपना तल्ख बातें उन्होंने जिक्र किया है उसमें फिर वो मुनीब अख्तर साहब का की जजमेंट साइट करते हैं, जिसमें मुनीब अख्तर साहब ने एक डिसीजन में ये कहा था कि चीफ जस्टिस की जो पावर है सुओ मोटो लेने की और बेंचेस बनाने की, उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है और वो इम्बैलेंस ठीक करने की जरूरत है। तो कहते हैं बेंच फॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 184(3) में जिक्र सुप्रीम कोर्ट का है और सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, लिहाजा चीफ जस्टिस की जो पावर है बेंचेस तश्कील करने की वो भी ट्रांसपेरेंटली और फेयरली एक्सरसाइज होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फर्क वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस केस में ये था कि उस केस में उस केस में 12 जजेस की रिकमेंडेशन थी कि सुओ मोटो लिया जाए और नीचे किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी। जबकि इस केस में पीटीआई ने खुद ही पिटिशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी पिटिशन अलाउ कर दी थी। तो उस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट का मामले के अंदर एंटर करना कोई अच्छा, इस्लाउद्दीन साहब, अब्दुल मोइज़ जाफरी, मुनीफ फारूक, तीनों से एक सवाल करना है हमने, क्योंकि अभी तक जो आवाम है और पर्टिकुलरली वो तो सियासतदानों को भी सुन रहे हैं ना। हमारी पार्लियामान ने करारदाद में मंजूर की जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया गया कि भाई कोई पैसे वैसे जारी ना किए जाएं हुकूमत को, क्योंकि फैसला पार्लियामान के मुताबिक, उसके मेंबरान के मुताबिक 4-3 का है। तो अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब, आपके मुताबिक ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का है, या आपकी नज़र में अभी ये इबहाम बरकरार है?
ये 3-2 का फैसला है। ये सवाल जो है उसको जरूरी ही नहीं होना चाहिए था। ये मुकम्मल तौर पे हमारे चीफ जस्टिस की गलती है कि इस मामले में हम उलझे हुए हैं, ना कि इस बात पर कि एक आईनी फर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन कराया जाए। ठीक, मुनीब आपकी क्या राय है इसी सवाल पे? देखिए, ये बात मैं एग्री करूंगा इस बात पे कि चीफ जस्टिस साहब अगर इस मामले को इस तरह से हैंडल ना करते तो शायद आज हम यहाँ ना होते जहाँ हम खड़े हैं। इतनी तनकीद अगर सुप्रीम कोर्ट पर हो रही है, उसकी वाहिद जिम्मेदारी चीफ जस्टिस साहब की है। उन्होंने इसके अंदर अपने मनपसंद इकदाम किए हैं और उन्होंने, मैं दोबारा कहूंगा, उन्होंने फेयरनेस का जो प्रिंसिपल है उसको बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है, बल्कि ब्रीच किया है। तो आपकी नजर में इब्हाम बरकरार है या आपने कोई डिसाइड कर लिया नंबर इसका? देखिए, ऑपरेटिव फैसला तो इस वक्त 3-2 का है, लेकिन अगर ये फैसला हुकूमत का 4-3 है तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जब जज साहबान कह रहे हैं, जिन्होंने ऑफर किया जजमेंट के 4-3 का है, तो मैं समझता हूँ कि मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये 3-2 का फैसला है। सही। सलाउद्दीन साहब आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन दूर करने का तरीका बहरहाल वही फुल कोर्ट का है। देखिए, एक बात है कि एक और चीज मैं कहूंगा, देखिए जब हम ये कहते हैं और खुल के कहते हैं कि हुकूमत इलेक्शन से अवॉइड क्यों कर रही है, तो जो लॉजिकल रीजन समझ में आता है वो यही है कि ये हुकूमती पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन रिजल्ट से खौफजदा है। उसी सिनेरियो में जब आप ये पूछें कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बन रहा, तो उसमें भी तो फिर सवालात उठेंगे ना। तो मैं समझता हूँ लॉजिकल यही सलूशन था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, अभी भी बनाना चाहिए। आपके ख्याल में फुल कोर्ट ही इस मामले को हल कर सकता है? बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अहमद साहब, मुनीफ फारूक एंड माहिर कानून अब्दुल मोइज़ जाफरी। थैंक यू। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ईसीपी ने क्या करना है। मतलब लिटरली वो तो इस वक्त बैठे होंगे कि हमें ऑर्डर्स भी हैं और फंड्स भी नहीं हैं और हम जवाबदेह भी हैं, तो हमने आगे किस तरह बढ़ना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बहुत है। सारे माजी के फैसलों का तस्करा किया। आज ये जो तफसीली 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सामने आया है जस्टिस अतहर मिनल्लाह की तरफ से, और उन्होंने माजी से सबक ना सीखने का भी तस्करा किया। माजी से सबक चूँकि हम नहीं सीखते हैं और हमारी रिवायत ही नहीं है ये, इसलिए एक केस जिसके नताइज पूरी कौम ने भुगते और जिससे सबक नहीं सीखा गया वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस, जिसमें उन्हें फांसी दी गई। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ये लिखते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट वन ऑफ द जजेस ऑन द बेंच हैड लेटर पब्लिकली इंडिकेटेड दैट द प्रोसीडिंग्स में हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, कि एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने बाद में पब्लिकली अवामी सतह पर यह तस्लीम किया कि ये अदालती कार्रवाई इन्फ्लुएंस थी, यानी इस पे असरअंदाज हुआ गया था। The advisory jurisdiction of this court was invoked in 2012, questioning the legitimacy of the verdict and reference has not been decided as yet। जैसे कि बिलावल भुट्टो भी कह रहे थे कि वो जो रेफरेंस एक दायर किया गया है उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म ने भी कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा था। बिल्कुल, अब ये पब्लिकली एक्नॉलेज या एक्सेप्ट करना इस मामले को कि ये बेंच या इसके फैसले या अदालती कार्रवाई इन्फ्लुएंस थी, ये कब हुआ था? ये जियो न्यूज़ पर ही एक्चुअली हुआ था। एब्सोल्युटली। तो बहुत सी चीज़ें जो बहुत से कंफ्यूजन या फिर डाउट्स पिछले केसेस के भी कभी होंगे, अब सब चूंकि अभी बात हो ही रही है, तो हमने अपने आर्काइव्स में से एक क्लिप निकाला है। जस्टिस नसीम हसन शाह जो इस बेंच का हिस्सा थे, वो क्या कह रहे हैं ये सब सुनिए। सर, आप डिसेंडिंग नोट तो दे सकते थे ना? दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमजोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी, यानी जिद उसने हमें एक किस्म का नाराज कर दिया। या मुख्तार ने आपको नाराज कर दिया, लेकिन सर आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। ये तो अगर इसको आप जाती तौर पे तस्लीम करते हैं जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिखते थे तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती? पता नहीं मुख्तलिफ होती या नहीं होती, मगर कम अज कम उसकी जान बच जाती, और मुझे भी इसका बाद में काफी अफसोस रहा। ब्रेक लेंगे हम।